Class 12th, example 3.6, a battery of 10 volt and negligible internal resistance is connected across the diagonally opposite corners of a cubical network consisting of 12 resistors, each of resistance 1 ohm, seen in a figure 3.23। तो हमारे पास ये एक फिगर आ गई। इसमें हमें क्या कहा गया है कि इसमें हमें एक बैटरी लगी हुई है जिसका पोटेंशियल और आप क्या कह सकते हैं ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट। तो ये कैसे कनेक्ट है विद नेटवर्क ऑफ अ क्यूबिकल रजिस्टर्स डायगनली। तो ए से सी डैश मेरा डायगनल हो गया, तो ये डायगनली कनेक्ट है विद माय सर्किट जिसमें मेरे पास 12 रजिस्टर्स हैं। ईच रजिस्टर हैज़ अ वैल्यू ऑफ 1 ओम। हमें फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द करंट अलोंग ईच ऑफ द क्यूब। हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक कि किस एज में से कितना करंट पास हो रहा है। सो स्टार्टिंग में हम लिख लेते हैं हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ईएमएफ ऑफ सेल जिसे हम एप्सिलॉन सिंबल से डिनोट कर लेते हैं 10 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, निग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हमें सिंपली वी भी कह सकते हैं कि ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वली ईएमएफ यहाँ पे आ जाएगा। तो ईएमएफ मेरा कितना आ गया यहाँ पे 10 वोल्ट। एंड हमें सेकंड कंडीशन क्या दी हुई है कि इसमें 12 रजिस्टर्स हैं, ईच रजिस्टर हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। तो रेजिस्टेंस को मैं कैपिटल आर से डिनोट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी है 1 ओम। सभी रजिस्टर्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 1 ओम। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट लेके करना चाह रहे हैं तो ये सॉल्व नहीं होगा, जो सॉल्व होगा भी तो बहुत मुश्किल होगा। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं इसे सॉल्व करने के लिए, किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ बना ही कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है। इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज्ड पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ्स इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू देम। तो साथ में इसके साइन कन्वर्जन भी देख लेते हैं, हमें कैसे यूज़ करना है। द करंट फ्लोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव। जो हमारा करंट है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो करेगा लाइक दिस, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, तो हम इसे पॉजिटिव लेंगे। अगर मेरा करंट क्लॉकवाइज मूव करेगा तो उसे हम नेगेटिव लेंगे। ईएमएफ ऑफ अ सेल इज टेकन पॉजिटिव इफ इट सेंड्स करंट इन द सर्किट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेम हियर, अगर हम ईएमएफ को पॉजिटिव तब मानेंगे बैटरी के अगर वो एंटी क्लॉकवाइज करंट सेंड करे इन अ सर्किट। क्लियर, तो ये हम इसे पॉजिटिव मान लेंगे। एंड नेगेटिव इफ करंट ड्यू टू द सेल फ्लोज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर ईएमएफ हमारा करंट सेंड कर रहा है क्लॉकवाइज लाइक दिस, तो इसे हम ईएमएफ को नेगेटिव ईएमएफ मानेंगे। तो दिस इज माय किरचॉफ सेकंड लॉ। तो इसको हम अप्लाई करते हैं अपनी गिवन फिगर पे। तो जैसे हमने भी देखा था कि सबसे पहले हमें एक क्लोज्ड पाथ को डिफाइन करना है इन अ सर्किट। तो यहाँ पे हम क्लोज्ड पाथ डिफाइन कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स, ठीक है, सेकंड लॉ। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्लोज्ड पाथ सेलेक्ट कर लेते हैं इन अ फिगर। तो यहाँ पे मैं पाथ सेलेक्ट कर रहा हूँ लाइक ए बी सी सी डैश ई एंड ए। तो ये हमारा क्लोज्ड पाथ सेलेक्ट हो जाएगा। तो ए बी सी सी डैश ई ए। सो दिस इज आवर क्लोज्ड पाथ। तो सेकंड थिंग उसने क्या कहा गया है कि देखिए, जो करंट मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा वो नेगेटिव होगा, जो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा वो हमारा करंट पॉजिटिव होगा। एंड सेकंड साइन कन्वर्जन में हमें क्या कहा था कि अगर बैटरी हमें एंटी क्लॉकवाइज करंट सेंड करेगी इन अ सर्किट तो वो ईएमएफ हम पॉजिटिव लेंगे। अगर बैटरी मेरे सर्किट में क्लॉकवाइज करंट सेंड करेगी तो उस ईएमएफ को हम नेगेटिव ईएमएफ कंसीडर करेंगे। तो जो हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे सर्किट, अब उसको देखते हैं। तो देखिए, यहाँ से बैटरी हमें मालूम है पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो करता है। तो ये यहाँ से करंट जा रहा है लाइक दिस। तो ये यहाँ से जाएगा, जहाँ से जाएगा तो ए पॉइंट से होके बी पॉइंट से होके सी पॉइंट से होके सी डैश में। तो आप देखिए मेरी करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, क्लॉकवाइज। तो जो बैटरी करंट सेंड कर रही है इन अ सर्किट वो भी क्लॉकवाइज हो रही है। एंड जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है ए टू बी टू सी टू सी डैश एंड सी डैश टू ई, ये भी क्लॉकवाइज है।
तो यहाँ पे हमारे पास जो बैटरी का ईएमएफ है वो भी नेगेटिव आ गया और करंट्स की वैल्यू भी सभी नेगेटिव आ जाएंगी। तो अब क्वेश्चन में मुझे पोटेंशियल की वैल्यू तो दे दी और आप कह सकते हैं ईएमएफ की वैल्यू तो दे दी, बट करंट की वैल्यू नहीं दी गई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करंट की वैल्यू निकालते हैं। तो एग्जामिनर ने यहाँ क्या किया है, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोस इन द सर्किट इज़ 3I। वो सिंपली I भी कंसिडर कर सकता था, बट उसने 3I क्यों कंसिडर किया ये भी देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसने सिंपली मैथ का लॉजिक यूज़ किया है कि उसकी कैलकुलेशन ईजी रहे। देखिए A मेरा जंक्शन पॉइंट हो गया, तो जैसे ही यहाँ पे 3I करंट आया तो आप देखिए A से ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, लाइक AD, AB एंड A डैश। तो अगर यहाँ पे हम I लेते तो यहाँ हमारा करंट जाता I/3, I/3, I/3। तो इसके कारण हमारी जो कैलकुलेशन थी वो कम्प्लेक्स हो जानी थी। क्लियर? तो उसे सिंपल रखने के लिए उसने 3I करंट ले लिया स्टार्टिंग में कि लेट हमारा अमाउंट ऑफ करंट 3I है। तो जैसे ही वो A पॉइंट में पहुंचा, सो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम थी, तो I करंट हमारा ब्रांच AB में फ्लो हो गया, I करंट ही हमारा AD में फ्लो हो गया और I करंट ही हमारा A टू A डैश फ्लो हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, 1 ओम 1 ओम एंड 1 ओम। तो इसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ। अब हम B जंक्शन की बात करते हैं। तो B जंक्शन में मेरे पास I करंट आ रहा था, तो B आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, रेजिस्टेंस सेम था, तो इक्वल अमाउंट में करंट डिवाइड हो जाएगा दोनों ब्रांचेस में। लाइक BC में डिवाइड हो गया 1/2, इसी तरह से B टू B डैश भी डिवाइड हो गया 1/2। सेम अब देखिए D जंक्शन पे भी हमारे पास I करंट आ रहा था, ये भी फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो करंट भी मेरा इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो जाएगा। सो DC ब्रांच में I/2, D डैश ब्रांच में भी I/2। इसी तरह हम A डैश पॉइंट भी देखते हैं। A डैश पॉइंट पे भी हमारे पास 2 ब्रांचेस निकल रही हैं। A डैश में कितना करंट आ रहा है, I करंट, तो सेम रेजिस्टेंस इक्वल है, तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा इन 2 ब्रांचेस में। तो I करंट आ रहा था तो इक्वली डिवाइड हुआ हाफ A टू D डैश, इसी तरह से हाफ डिवाइड हुआ A टू B डैश। अब फर्दर देखते हैं। सो C पॉइंट पे देखिए क्या हो रहा है, मेरे पास यहाँ से करंट आ रहा है हाफ, यहाँ से भी करंट आ रहा है हाफ, तो यहाँ पे सम अप हो गया, तो ये अगेन I बन गया। तो इस ब्रांच में C टू C डैश I करंट फ्लो करेगा। इसी तरह B डैश पॉइंट पे देखिए क्या हो रहा है, मेरे पास हाफ करंट आ रहा है, इधर से हाफ करंट आ रहा है, तो यहाँ पे भी सम अप होके I करंट मिल गया। तो यहाँ इसी तरह D डैश जंक्शन देखते हैं। D डैश पॉइंट पे भी मेरे पास क्या आ रहा है, हाफ इधर से आ रहा है, हाफ इधर से आ रहा है, तो ये भी सम अप होके यहाँ पे I करंट बन गया। तो टोटल यहाँ पे C डैश पे मेरे पास I करंट यहाँ से आ गया, I करंट यहाँ से आ गया एंड I करंट यहाँ से आ गया, तो वापस मेरे पास यहाँ पे 3I करंट अगेन आ गया। नाउ जैसे हमने भी डिस्कस किया था कि बैटरी सेंड कर रही है मेरे पास करंट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन टू अ क्लोज्ड पाथ, जो हमने भी सिलेक्ट किया था A डैश E A। बाय साइन कन्वर्जन बैटरी का EMF क्या हो गया, नेगेटिव। सो नेगेटिव एप्सिलॉन, हम EMF को एप्सिलॉन से डिनोट कर लेते हैं, इज इक्वल टू, अब देखिए करंट भी फ्लो कर रहा है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। A और B की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे करंट आ जाएगा नेगेटिव I इंटू R, क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अलजेब्रिक सम्स ऑफ EMF इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट्स। तो हमारा AB क्लियर हो गया। आगे हमारे पास क्या, BC में हमारा कितना करंट फ्लो कर रहा है, I/2, तो ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो नेगेटिव I/2 इंटू R। रेजिस्टेंस तो सभी में R ही है हमारे पास। तो अब देख लेते हैं C टू C डैश, तो यहाँ पे भी करंट हमारा क्या फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सो नेगेटिव I इंटू R। सो अब इसे हम सिंपली सॉल्व करते हैं। सो माइनस एप्सिलॉन इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर मैं LCM ले लूँ तो -2IR माइनस IR माइनस 2IR डिवाइडेड बाय 2। अब इसे सिंपली ऐड कर लेते हैं राइट हैंड साइड, तो नेगेटिव एप्सिलॉन इज इक्वल टू -5IR डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल आउट, तो हमें यहाँ पे R की वैल्यू भी दी हुई है, कितनी है, सो R हमें गिवन है इन अ क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 ओम एंड एप्सिलॉन की वैल्यू भी हमें दी हुई है 10 वोल्ट। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 10 वोल्ट इज इक्वल टू 5I, R की वैल्यू कितनी है 1 ओम, सो 1 ओम डिवाइडेड बाय 2। तो इसे हम सिंप्लीफाई करें, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाइक 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू I। तो हमें ये करंट की वैल्यू दे देगा। सो 10 डिवाइडेड बाय 5 यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2 4, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि I
इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो ये मेरे पास आई की वैल्यू आ गई इन अ सर्किट कि हमारे ब्रांच ए बी में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो टोटल करंट हमारा सिस्टम में कितना है, वो था हमारा 3i। सो हम इसे कह सकते हैं आई टोटल और आई नेट, ठीक है। सो हम आई टोटल से नाम से डिनोट कर देते हैं कि टोटल करंट इन अ सर्किट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3i। 3 इंटू आई की वैल्यू कितनी थी, 4 एम्पियर इंटू 4 एम्पियर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 12 एम्पियर। तो हमारे पास टोटल करंट इन अ सर्किट क्या आ गया, 12 एम्पियर। तो अब यहाँ पे मैं सिंपली ओम्स लॉ यूज करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकता हूँ बाय ओम्स लॉ। हम यहाँ पे सिंपली यूज कर लेते हैं इन अ सर्किट। तो ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो देखिए निग्लिजिबल रेजिस्टेंस है तो V और एप्सिलॉन एक ही बात हो गई। सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई आर। तो देखिए ये कौन सा I होगा, ये कौन सा R होगा, तो हम पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं तो ये I होगा मेरा I टोटल। तो ये रेजिस्टेंस होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ऑल दीज रेजिस्टेंसेस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर हमें निकालना क्या था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट कम्स आउट टू बी एप्सिलॉन बाय I टोटल, जो हमारा टोटल करंट इन अ सर्किट है। तो एप्सिलॉन की वैल्यू तो हमें गिवन है क्वेश्चन में 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय टोटल करंट जो हमने अभी निकाला है 12 एम्पियर। सो डिवाइडेड बाय 12 एम्पियर। सो अब देखिए 2 के टेबल पे इसे काट देते हैं, यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 6, तो ये मेरा आ जाएगा 5/6 ओम। सो माई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट comes out to be 5/6 ohm. So this is our first answer. And second उसने क्या पूछा था कि करंट थ्रू ईच ब्रांच और ईच एज, तो वो भी निकाल लेते हैं। लाइक ए बी एज में आई करंट फ्लो कर रहा है, इसी तरह ए डैश एज में भी आई करंट फ्लो कर रहा है, एंड डी टू सी डैश ब्रांच में भी मेरे पास आई करंट फ्लो कर रहा है। इसी तरह सी टू सी डैश में भी मेरे पास आई करंट फ्लो कर रहा है। इस तरह बी डैश और सी डैश में भी आई करंट मेरे पास फ्लो कर रहा है। तो जहाँ यहाँ मेरे पास आई करंट फ्लो कर रहा है वहाँ पे मेरे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 4 एम्पियर। लाइक ब्रांच और एच ए बी इज इक्वल टू ए डैश इज इक्वल टू डी डैश सी इज इक्वल टू बी डैश सी डैश इज इक्वल टू सी डैश। इन सभी में मेरे पास आई करंट फ्लो कर रहा है। तो I की वैल्यू हमने अभी निकाली थी 4 एम्पियर। तो I की वैल्यू हमारे पास 4 एम्पियर थी, तो इनमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, जिसमें 4 एम्पियर। एंड अब ब्रांचेस देखिए लाइक D टू C, B टू C एंड B टू B डैश, लाइक दिस। इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है, I/2, मतलब 4 का हाफ कर देंगे उतना करंट मीन्स 2 एम्पियर। तो जो मेरी एजिस हैं और ब्रांचेस हैं B टू C इज इक्वल टू D टू C इज इक्वल टू बी डैश ए डैश बी डैश इज इक्वल टू डी डैश इज इक्वल टू ए डैश डी डैश। इनमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I/2। I की वैल्यू 4 थी तो 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 एम्पियर। सो दिस इज माई नेक्स्ट आंसर्स, कितना करंट किस ब्रांच में फ्लो कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।